चलिए, तो अब हम लोग शुरू कर रहे हैं। ठीक है, अभी संघीय विधायिका संसद काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही अच्छा। हम लोग पढ़े थे कि संघ जो है किस भाग में आता है, संघ का चर्चा भाग 5 में आता है ना। भाग 5 में अनुच्छेद 51 से 151 तक, कितना से कितना, 51 से 151 तक आता है। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने अनुच्छेद 52 से देखा था राष्ट्रपति के बारे में। 78 तक वहाँ देखे थे। अब हम देखेंगे 79 से 122 तक देखेंगे, जिसको भाग 5 का अध्याय 2 नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? भाग 5 का अध्याय 2। ठीक है, तो भारतीय शासन प्रणाली का दूसरा स्तंभ संघीय विधायिका या संसद है। क्या है? संघीय विधायिका या संसद। तो इसका उपबंध संविधान के भाग 5 के अध्याय 2 में अनुच्छेद 79 से 122 आता है। कितना से कितना आता है? 79 से 122 के अंतर्गत आता है। संविधान के अनुच्छेद 79 में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी। ठीक है, 79 में मैंने बताया था, 79 का एक ट्रिक भी बताए थे, सरला स से संसद, यानी 79 आर्टिकल में क्या है? संसद। 80 आर्टिकल में क्या है? र से राज्यसभा के बारे में, और 81 में है सरला ला से लोकसभा के बारे में। क्या? तो समझ गए, 3 आर्टिकल, 79, 80, 81। पहले संसद 79 में, 80 में राज्यसभा, 81 में लोकसभा। तो 79 में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो 2 सदन, संसद का मतलब है कि 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा, और साथ में राष्ट्रपति, तीनों से मिलकर के बनेगी, जिसका नाम प्रायः राज्यसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट। राज्यसभा को क्या बोलते हैं? काउंसिल ऑफ स्टेट, क्योंकि राज्यसभा में सभी राज्यों के प्रतिनिधि चुन करके जाते हैं। मान लीजिए अभी जदयू है तो 2-3 प्रतिनिधि को भेजा है, बीजेपी 7-8 को बिहार से भेजा है। जितना बिहार में आपको विधानसभा का सीट है या दूसरे स्टेट में, उस रेशियो में आप क्या करते हैं? राज्यसभा में अपने मेंबर को भेजते हैं। तो उसको राज्यसभा को क्या कहते हैं? काउंसिल ऑफ स्टेट। और लोकसभा को कहते हैं हाउस ऑफ द पीपल। जनता का लोकप्रिय सदन किसको कहते हैं? लोकसभा को, क्योंकि जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि सीधे कहाँ जाता है? लोकसभा में। लेकिन इसको हाउस ऑफ लॉर्ड्स भी कहते हैं, राज्यसभा को हाउस ऑफ लॉर्ड्स, यानी जो सम्मानित करके मनोनीत करके लॉर्ड ब्रिटेन में राजा कहा जाता था, तो उस तरह के लोगों को जो भेज दिया जाता था, तो कहाँ भेजा जाता था? राज्यसभा में। लेकिन लोकसभा में जो जाता है चुन के जाता है। तो काउंसिल ऑफ स्टेट, हाउस ऑफ लॉर्ड्स किसको कहेंगे? बोलिए। राज्यसभा को। और हाउस ऑफ पीपल किसको कहेंगे? लोकसभा को। तो भारतीय संविधान द्वारा ब्रिटिश संविधान की भांति राज्य के संवैधानिक प्रमुख यानी राष्ट्रपति को संसद का अभिन्न अंग बताया गया है। 1935 के भारत शासन अधिनियम में केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्थापिका का स्थापना किया गया। कब किया गया? केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्थापिका का स्थापना कब किया गया? 1935 के भारत शासन अधिनियम में। ठीक है, इस द्विसदनीय व्यवस्थापिका को संविधान के द्वारा संसद नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? संसद। इस द्विसदनीय व्यवस्थापिका का नाम संविधान के द्वारा क्या दिया गया? संसद। इसमें जो लोग हैं, संसद में राष्ट्रपति आते हैं। राष्ट्रपति जो कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होते हैं। राष्ट्रपति कौन होते हैं? कार्यपालिका के संवैधानिक प्रमुख होते हैं, लेकिन जिनकी कानून निर्माण के क्षेत्र में भी भूमिका है। ठीक है, लोकसभा तो जो प्रथम सदन या निम्न सदन या लोकप्रिय सदन कहते हैं, ये सारा चीज़ परीक्षा में पूछता है। प्रथम सदन किसको कहते हैं? निम्न सदन किसको कहते हैं? लोकप्रिय सदन किसको कहते हैं? क्या कहिएगा? लोकसभा को। किसको कहते हैं? प्रथम सदन, निम्न सदन, लोकप्रिय सदन, तो लोकसभा को। राज्यसभा को कहते हैं द्वितीय सदन या उच्च सदन, हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहते हैं। और हाउस ऑफ पीपल किसको कहेंगे? लोकसभा को। तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट कहते हैं, द्वितीय सदन कहते हैं, उच्च सदन कहते हैं, मतलब राज्यसभा। हाउस ऑफ पीपल कहते हैं, प्रथम सदन कहते हैं, निम्न सदन कहते हैं, तो क्या होगा? लोकसभा। इस प्रकार राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों मिलकर के संयुक्त रूप से क्या बनते हैं? संसद कहलाता है। जब आप संसद बोलिए तो 3 लोगों का नाम लीजिए। किसका किसका? 3 लोग नहीं, 3 संस्थान, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। अब देखिए, आप जानते हैं कि भारतीय संसद में राष्ट्रपति
एक पार्ट हो गए, और एक हो गया लोकसभा और एक हो गया राज्यसभा, हो गया ना। तो कहने का मतलब कि लोकसभा में मैक्सिमम मेंबर कितना हो सकता है, मैक्सिमम मेंबर। तो इस चीज़ को एक डायग्राम के द्वारा आप क्लियर कर ले सकते हैं, डायग्राम बना करके, ठीक है। तो लोकसभा में मैक्सिमम मेंबर हो सकता है 552, कितना हो सकता है 552। लेकिन जो मनोनीत दो होते थे उनका कहानी तो ख़त्म है, उनको हटा दिया गया। किस संविधान संशोधन के द्वारा मनोनीत को हटा दिया गया धीरज? मनोनीत को क्या, मैं 104 के द्वारा ना, दो मनोनीत होते थे उनको हटा दिया गया 104वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, ठीक है। तो आप मान लीजिए अधिकतम मेंबर अब कितना होगा 550, कितना होगा अधिकतम 550, ठीक है। तो उस 550 में निर्वाचित कितने होंगे, तो 530 जो राज्य से निर्वाचित होकर के आएंगे, कितने निर्वाचित होकर आएंगे 530, ठीक है। और केंद्र शासित प्रदेश से कितने मेंबर रहेंगे, तो 20 रहेंगे। मतलब ये अधिकतम मैं बता रहा हूँ, मैक्सिमम मेंबरशिप आप लिख सकते हैं लोकसभा, और कॉपी में लिख लीजिएगा मैक्सिमम मेंबर अधिकतम कितना होगा, तो कितना होगा 550, कितना होगा 550। उसमें निर्वाचित कितना होगा, राज्य से कितना निर्वाचित 530, और केंद्र शासित प्रदेश से 20, तो कितना हुआ 550 हो गया। और जब दो गो एंग्लो इंडियन था तब 552 होता था, तो वो खत्म हो गया, उसका चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन अभी जो रियल में है कितना वास्तविक सदस्य संख्या है, तो मनोनीत खत्म हो गया, तभी रियल में कितना है 543, कितना चल रहा है रियल में 543। 543 में 524 राज्यों से, कितना राज्य से 524 मेंबर राज्यों से, और केंद्र शासित प्रदेश से 19 मेंबर, ठीक है। तो हो गया 543, हो गया ना। आप केंद्र शासित प्रदेश से क्या कहिएगा, तो दिल्ली से 7 मेंबर, ठीक है, और अन्य केंद्र शासित प्रदेश से 7 मेंबर। तो दिल्ली 7 और अन्य केंद्र शासित 7, 7 7 14, और जम्मू कश्मीर से 5, तो 14 5 19 हो गया। बताइए, ये डायग्राम आपको क्लियर हुआ पूरा? फिर से पूछता हूँ, अधिकतम सदस्य संख्या लोकसभा में कितना, मैक्सिमम 550 बोलो ना, मनोनीत का फाइल बंद करो, 550। 550 में निर्वाचित कितना सुमन राज्यों से 530, केंद्र शासित प्रदेश से 20, तो हो गया 550 का क्लियर कॉन्सेप्ट। वर्तमान में चल रहा है 543, तो 543 में निर्वाचित कितना राज्यों से 524, ठीक है। और केंद्र शासित प्रदेश से कितना 19, 19 को पुराना है। दिल्ली से कितना 7, अन्य केंद्र शासित प्रदेश से कितना 7, जम्मू कश्मीर से 5। पूरा क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। अब आइए राज्यसभा। राज्यसभा में मैक्सिमम सदस्य 250, मैक्सिमम कितना राज्यसभा में बोलिए 250, जिसमें 12 सदस्य मनोनीत होते हैं, ठीक है, और 238 मेंबर निर्वाचित। ये मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ, 238 निर्वाचित, 12 मनोनीत। जिससे 238 में राज्य से आता है 234, राज्य से कितना आता है 234, और केंद्र शासित प्रदेश से 4 आता है, कितना आता है 4, ठीक है। लेकिन रियल में अभी क्या चल रहा है ये देखते हैं। तो वो अभी चल रहा है वास्तविक सदस्य संख्या 245, कितना चल रहा है अभी वास्तविक 245, जिसमें 12 सदस्य मनोनीत हो गए और निर्वाचित हो गए 233 सदस्य, अभी चल रहा है 233 निर्वाचित और 12 मनोनीत। तो राज्य से 225 और केंद्र शासित प्रदेश से 8 चल रहा है, 3 दिल्ली, 1 पुदुचेरी और 4 जम्मू कश्मीर, ठीक है। अभी कितना चल रहा है वास्तविक सदस्य 245, मनोनीत कितना 12 सदस्य, निर्वाचित 233 सदस्य, राज्य से कितना 225, केंद्र शासित प्रदेश से 8, दिल्ली से 3, पुदुचेरी से 1, जम्मू कश्मीर से 4। ये डायग्राम सबके समझ में आया? हाँ, 12 सदस्य मनोनीत होता है राज्यसभा में। पूरा संसद में 14 सदस्य मनोनीत होता था, 2 गो लोकसभा में 12 गो राज्यसभा में। लेकिन अब जो है 2 गो खत्म हो गया, तो संसद में भी पूछ देगा कितना मनोनीत टोटल, तो क्या कहोगे 12 सदस्य हैं, क्योंकि केवल अब
राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत होते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? हाँ, दिल्ली से 3, पुदुचेरी से 1, जम्मू कश्मीर से 4। ठीक है, लोकसभा शुरू करें। लोकसभा को संसद का पहला सदन या निम्न सदन कहते हैं। इसे लोकप्रिय सदन यानी हाउस ऑफ द पीपल कहा जाता है दुनिया में कहीं भी। ठीक है, क्योंकि इसमें जनता द्वारा वयस्क मतदान के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित लोग आते हैं ना। आप लोग सांसद का चुनाव करते हैं ना खुदे। तो इसमें लोकसभा संसद का प्रथम या निम्न सदन है। इसे लोकप्रिय सदन भी कहते हैं क्योंकि इसके सदस्य जनता द्वारा वयस्क मतदान के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। लोकसभा राज्यसभा से अधिक शक्तिशाली है क्योंकि इसमें जनता के प्रतिनिधि होते हैं। लोकसभा राज्यसभा से अधिक शक्तिशाली है क्योंकि इसमें जनता के प्रतिनिधि होते हैं। इसीलिए अनेक प्रसंगों में संसद का मतलब क्या होता है? लोकसभा से लिया जाता है। अनेक प्रसंगों में संसद से मतलब किसका लिया जाता है? लोकसभा का। समझे बात को? तो इसको क्या कहते हैं? लोकसभा को प्रथम सदन, निम्न सदन, लोकप्रिय सदन, हाउस ऑफ द पीपल। क्यों लोकप्रिय सदन है? क्योंकि वयस्क मतदान के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन से निर्वाचित लोग यहाँ आते हैं। लोकसभा राज्यसभा से अधिक शक्तिशाली है। क्यों? क्योंकि इसमें जनता के प्रतिनिधि होते हैं। इसलिए अनेक प्रसंगों में संसद का आशय लोकसभा से ही लिया जाता है। क्लियर है? लोकसभा का गठन देखते हैं। तो लोकसभा का गठन के बारे में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? बताइए आप लोग। अभी बताए थे ना थोड़ा देर पहले, 81 में है। ठीक है, तो लोकसभा के गठन के बारे में प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 81 में है। अनुच्छेद 81 के तहत मूल संविधान में, पता है आपको, मूल संविधान जो था, जिस समय संविधान बन के तैयार हुआ था मूल संविधान, उस समय केवल और केवल लोकसभा में 500 मेंबर निश्चित किया गया था। कितना मेंबर किया गया था निश्चित? 500 मेंबर। ठीक है, लेकिन समय समय पर इसमें वृद्धि किया गया और 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 भी आई है। 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा आपको पता है कि 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बना था। पढ़ाए थे 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा। उसी में लोकसभा में सदस्य संख्या भी बढ़ाया गया और 500 को 525 कर दिया गया। 500 को कितना कर दिया गया? 525। फिर 31वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974 के द्वारा लोकसभा की अधिकतम संख्या 525 से बढ़ा करके 545 कर दिया गया। समझे बात? तो 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 56 के द्वारा 500 को कितना किया गया? 525। और 31वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974 के द्वारा 525 को किया गया 545। ठीक है, परंतु अब गोवा, दमन और दीप पुनर्गठन अधिनियम 1987 द्वारा निश्चित किया गया कि लोकसभा की अधिकतम संख्या 550 हो सकती है। कितना हो सकता है अधिकतम? 550। इनमें से 530 सदस्य राज्यों से और 20 सदस्य संघीय क्षेत्रों से निर्वाचित किए जा सकेंगे एवं राष्ट्रपति एंग्लो भारतीय वर्ग के 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। लेकिन आपको पता है कि एंग्लो भारतीय का मनोनयन का कहानी अब क्या हो गया है? बंद हो चुका है। यानी मैक्सिमम सदस्य कितना? 550। लेकिन अभी कितना है? 543 चल रहा है ना। वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या 545 है, लेकिन 2 मनोनीत खत्म हो गया तो क्या कहेंगे? 543 कहेंगे। इनमें से 530 सदस्य राज्यों से और 20 सदस्य संघीय क्षेत्रों से आते हैं और 2 आंग्ल भारतीय का कहानी अब खत्म हो चुका है। तो खत्म तो हो चुका है, लेकिन पूछेगा किस अनुच्छेद के तहत वो आते थे, तो पूछने का उसको हक है ना जी। तो 2 आंग्ल भारतीय का मनोनयन अनुच्छेद 330 के तहत होता था। कितना के तहत होता था? 331। सॉरी 331 331 331। कितना के तहत? 331 के तहत। मैं 4 आर्टिकल आपको पिछला दिन बताया था, ध्यान से सुनिए। 300 बोले थे कि कॉपी में लिखेगा 330, 331, 332, 333 एक साथ चारों लिख लिए। 30, 330, 330, 331, 332, 333। आरक्षण देना होगा पहले तो क्या बोले थे कि पहले SC ST को आरक्षण दीजिएगा, अपना देश के आदमी को कि एंग्लो इंडियन को?
अपना देश में। तो 330 के तहत जो एससी एसटी को आरक्षण दीजिएगा, 330 के तहत जो एससी एसटी को आरक्षण दीजिएगा वो लोकसभा में दीजिएगा। और इसमें एक छोड़ करके 330 में एक छोड़िएगा तो क्या आएगा, 32 आएगा। तो 32 में आरक्षण दीजिएगा एससी एसटी को राज्य के विधानसभा में। क्लियर है कंसेप्ट। फिर 330 के बाद 31 छोड़े थे, 31 के तहत आरक्षण देंगे एंग्लो इंडियन को लोकसभा में। और फिर एक छोड़ करके 33 के तहत आरक्षण देंगे एंग्लो इंडियन को विधानसभा में। लेकिन एंग्लो इंडियन का कहानी खत्म हो गया। लेकिन याद रखना, अनुच्छेद तो पूछेगा ना परीक्षा में जी, 330 और 33 क्या, और 30 अब 32, 330 अब 32 किससे रहेगा, एससी एसटी से। क्लियर है कहानी। बोलिए। वर्तमान में लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए 84 सीट और अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीट का प्रावधान है। कितना प्रावधान है, अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा में 84 सीट और अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीट है। ठीक है। समझे सब कोई। राज्यों को स्थान का आवंटन, अनुच्छेद 81 के अनुसार लोकसभा में राज्यों को स्थान का आवंटन उनकी जनसंख्या के आधार पर होता है। इसीलिए यूपी और बिहार क्या रहता है, यूपी बिहार पर अगर आप जीत हासिल कर लिए तो सीधे समझिए कि प्रधानमंत्री बनना तय हो गया है लगभग। क्योंकि 80 गो यूपी में, 40 गो बिहार में, 120 सीट तो यही हो गया कि नहीं। क्यों इतना सीट है, क्योंकि यहाँ जनसंख्या खूब है। तो राज्यों को स्थान में, राज्यों को जो स्थान का आवंटन लोकसभा में है, किस आधार पे है, मेरिट के आधार पे कि जनसंख्या के आधार पे, जनसंख्या के आधार पे। किंतु प्रतिनिधि का अनुपात सभी राज्यों में तथा एक राज्य के सभी निर्वाचित क्षेत्रों में यथासंभव समरूप रखा जाएगा। इसके लिए राज्यों को स्थान आवंटित करते समय ध्यान दिया जाता है क्या, कि प्रत्येक राज्य को लोकसभा में स्थानों का आवंटन ऐसी रीति से किया जाएगा कि स्थानों की संख्या से उस राज्य की जनसंख्या का अनुपात सभी राज्यों के लिए यथासाध्य एक ही हो। किंतु यह उपबंध किसी एक राज्य पर तभी लागू होगा जब उस राज्य की जनसंख्या 60 लाख से ऊपर हो। ठीक है। प्रत्येक राज्य को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में ऐसे रीति से बांटा जाता है कि प्रत्येक निर्वाचित क्षेत्र की जनसंख्या का उसको आवंटित स्थान की संख्या से अनुपात समस्त राज्य के यथासंभव एक ही हो। ऐसा ऐसा व्यवस्था किया गया है। ठीक है। उसके बाद क्या है कि संविधान में व्यवस्था है कि प्रत्येक 10 वर्ष के बाद होने वाली जनगणना के बाद परिसीमन आयोग, कौन आयोग, परिसीमन आयोग। ठीक है। परिसीमन आयोग का काम है कि जनसंख्या के आधार पर तय करना कि लोकसभा का सीट कितना रखा जाए। ठीक है। बदल बदल के। लेकिन अभी आपको पता है जो परिसीमन आयोग जो है अभी अपना काम करने जा रहा है, 26 में करने जा रहा है, अभी नहीं कर रहा है। ठीक है। 26 में आप चेंज होगा लोकसभा का, इसीलिए नया संसद भवन बनाया गया है। ठीक है। फिलहाल जो आपको लोकसभा के निर्वाचित सदस्य जो आप 543 देख रहे हैं वो किस जनसंख्या के आधार पर है पता है, 1971 के जनसंख्या जनगणना के आधार पे। किस जनगणना पे, 1971 की जनगणना पे ही सीट है वर्तमान वाला 543। या राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो हम लोग पढ़े थे उसमें भी कौन जनसंख्या यूज होता है, 1971 का जनसंख्या। ठीक है। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा, ठीक है, ये व्यवस्था किया गया कि 2000 ईस्वी तक जो है निर्वाचन क्षेत्र वही रहेंगे। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इंदिरा गांधी क्या व्यवस्था की कि 2000 ईस्वी तक 1971 का जनसंख्या ही यूज होगा लोकसभा के लिए, सीटों के लिए। अटल बिहारी वाजपेयी क्या किए और परिवर्तन कर दिए, 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2001 ला दिए। कौन सा ला दिए, वैसे भी 42 दूना 84 होता है। 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2001 लाए, अब बोले कि 2026 तक 1971 का जनगणना ही यूज होना चाहिए 2026 तक। समझ गए बात को। तो ये बार बार पूछता है जो अभी जो है 1971 का जनगणना ही यूज होगा, किस संविधान संशोधन द्वारा व्यवस्था किया गया, तो क्या लगाइएगा परीक्षा में, 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2001। तो 2026 तक वही रहेगा। तो अभी कितना है, 543 निर्वाचित है, 2 मनोनीत। लेकिन मनोनीत का कहानी क्या किया गया जी, क्लोज कर दिया गया है। ठीक है। ठीक है, बताइए।
अब हम बात करते हैं सदस्यों का निर्वाचन। तो लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है? प्रत्यक्ष रूप से होता है, वयस्क मताधिकार के आधार पे होता है। आप जब 18 वर्ष के हैं तब ना जाते हैं वोट देने सांसद के चुनाव में। और प्रत्यक्ष देते हैं, आपको पता रहता है ना किसको वोट दे रहे हैं, किस सांसद को। पहले ये आयु कितना था? 21 वर्ष, लेकिन 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटा करके कितना कर दिया गया? 18 वर्ष। अतः कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक है तथा उसकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है, लोकसभा के निर्वाचन में मतदान कर सकता है। ठीक है, बशर्ते कि वो चित्त विकृत न हो, किसी अपराध या भ्रष्टाचार के आधार पर संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन मत देने से अयोग्य न हो। ठीक है, और मत देने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत है? आप जो वोटिंग करने जाते हैं तो मत देने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत है? 326 के तहत। निर्वाचन आयोग का चर्चा है 324 आर्टिकल में, और मत देने का अधिकार किस में है? 326 में है। समझ गए? पूछेगा जब पहले 21 वर्ष था मताधिकार का, अब जो कर दिया गया 18 वर्ष, किस संविधान संशोधन द्वारा? तो क्या कहिएगा? 61वां संविधान संशोधन 1989। आप जो 18 वर्ष के नागरिक है, वोटिंग करने जाते हैं, यह अधिकार आपको मिला है किस अनुच्छेद के तहत? वोटिंग करने का अधिकार 326 के तहत। आप मान लिए कि लोकसभा और राज्यसभा सदस्यों की अर्हता देखते हैं, जो अनुच्छेद 84 में दिया गया है। किस में दिया गया है? 84 में दिया गया है कि लोकसभा का सदस्य चुने जाने के योग्य हैं आप, तो क्या योग्यता होना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग को मैं एक बात कहता हूँ कि आप लोग जीवन से बहुत जल्दी उदास हो जाते हैं। मेरा जब जॉब नहीं लग रहा था, मैं पढ़ रहा था काफ़ी, मुझे भी 8-10 बरस लगा, क्योंकि मैंने कभी पढ़ाई नहीं किया जीवन में। लेकिन उसके बाद मैंने जब पढ़ाई किया तो आप देख ही रहे हैं, जब आप लोगों को पढ़ा रहे हैं क्या, तो पढ़ने के लिए पूरा जीवन नहीं चाहिए। साल 2 साल अगर आप खूब मन से मेहनत कर ले रहे हैं तो आपको सब कुछ पढ़ सकते हैं। साल 2 साल लेकिन आपको सारा दुनियादारी बंद करके पढ़ना पड़ेगा। तो हो जाएगा नौकरी। और नौकरी ना हो तो नॉलेज इतना हो जाएगा जो आपके सामने कोई नहीं बैठेगा, मन से पढ़ लीजिएगा तो। ठीक है, तो ज़िंदगी में नौकरी ही मायने नहीं रखता है। अगर आप ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो सांसद बन सकते हैं। सांसद से बड़ा कोई नौकरी है सुदीदी? भारत भारत के नागरिक है तो सांसद तो बन ही सकते हैं, क्योंकि उसका जो योग्यता है वो तो आप लोगों में है ही। क्या योग्यता है, आइए देखते हैं। 84वां संविधान संशोधन में कहा गया है कि लोकसभा, 84वां संविधान संशोधन नहीं, 84वां संविधान संशोधन 2001 के द्वारा क्या किया गया था कि कहा गया था कि जो जो लोकसभा राज्यसभा का सीट है वो किस जनसंख्या के आधार तक रहेगा? 1971 वाला ही रहेगा क्या? 2026 में लोकसभा सदस्यों का फिर से क्या होगा? नया परिसीमन होगा। तो आप जो है ज़िंदगी में नौकरी नहीं कर पाएँ तो हरास होने की ज़रूरत नहीं है, हताश होने की ज़रूरत, क्योंकि लोकसभा का मेंबर तो बन ही सकते हैं। क्या योग्यता है? भारत का नागरिक, आप है भारत का नागरिक। आयु कम से कम 25 वर्ष बिल्कुल रहेगा। निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के समक्ष अनुसूचित 3 में विहित प्रारूप में आप शपथ भी ले लीजिएगा, और उनके पास ही अन्य योग्यताएँ जो संसद द्वारा बनाई गई विधि के तहत आप निर्धारित कर लीजिएगा। तो ये जो पूरा योग्यता का बात है, ये किस जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट में दिया गया है। ठीक है, तो ये दिया गया है 1951 में, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में इसका चर्चा किया गया है। समझ गए? किसी आरक्षित सीट से चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी को भारत के किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में उस वर्ग का सदस्य होना चाहिए जिसके लिए सीट आरक्षित है। ठीक है, मान लीजिए कि सीट आरक्षित देखते, जैसे कि हाजीपुर सीट आरक्षित है, वहाँ केवल जो है रामविलास पासवान का फैमिली ही खड़ा होकर लड़ सकता है, दूसरा नहीं लड़ सकता है। उसका फैमिली नहीं, मतलब उसी के जाति का जो एससी होगा। तो आरक्षित सीट में कौन लड़ेगा? एससी एसटी का जो आरक्षित सीट है बिहार में या किसी भी राज्य में, उसमें एससी एसटी ही जा कर के चुनाव लड़ सकता है, दूसरा कोई खड़ा नहीं हो सकता है। समझे? तो ये है जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में कहा गया है। फिर संसद सदस्यों की जो योग्यता है, डिसक्वालिफिकेशन मेंबर्स, यानी जो हटाने का उनका कारण है, वो दिया गया है। उनको हटाया जाएगा किस आधार पे? तो अनुच्छेद 101 और 102 में दिया गया है। 102 के अनुसार कोई व्यक्ति लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के निहत। अच्छा, उधर जो योग्यता दिया था लोकसभा का
तो राज्यसभा का सदस्य बनना चाहते हैं तो एज 30 वर्ष, ये तो आपको मालूम है, और लोकसभा का 25 वर्ष, और सब बात सेम रहेगा। क्लियर है ना? देखिए, यदि वह भारत सरकार के सदस्यों की कब सदस्य को हटा दिया जाएगा? 102 के अनुसार। किस अनुच्छेद के तहत? 102 के अनुसार कोई व्यक्ति लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के लिए कब योग्य नहीं होगा, कब उसको डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा? यदि वो भारत सरकार के या किसी राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता है। लाभ का पद, अब लाभ का पद क्या क्या परिभाषा है पता है? कि मंत्रियों का पद जो है वो लाभ का पद है। मंत्री का पद लाभ का पद सॉरी नहीं है। मैंने आपको बताया था जो लाभ का पद कौन नहीं है, तो कहीं के आप राज्यपाल हैं, किसी राज्य में मंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री, वो लाभ का पद नहीं है। लाभ का पद है कौन? जो आप नौकरी करते हैं, वो लाभ का पद है। हाँ, छोटा सा चपरासी भी है तो लाभ का पद है। अब अभी मान लिए कि जो झारखंड के मुख्यमंत्री थे, क्या नाम था? हेमंत सोरेन, उसको लाभ के पद पे पाया गया है, क्योंकि जो सरकार खुद मुख्यमंत्री बन के बैठा हुआ है, ठीक है, वो कैसे ले लेगा कोयला का टेंडर और जमीन का टेंडर? नहीं ले सकता है, लाभ का पद हो गया। जया बच्चन जो थी समाजवादी पार्टी से थी, ठीक है, और जया बच्चन क्या की, जो उत्तर प्रदेश फिल्म बोर्ड का अध्यक्ष जया बच्चन को बना दिया गया, ठीक है। तो जया बच्चन पे कोई केस कर दिया, सुप्रीम कोर्ट बोला जी आप तो लाभ के पद पे हैं। जया बच्चन बोला जिसका 1 रुपया हम नहीं लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट बोला कि नहीं, रुपया नहीं लेते, लाभ का पद तो है ना, उससे प्रभावित होगा ना आपका। हटा दिया उनको। तो अगर आप मंत्री हैं तो वो लाभ का पद नहीं है। राज्य में मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, राज्यपाल हैं, कैबिनेट मंत्री है, वो लाभ का पद नहीं है। लेकिन कोई भी नौकरी, कोई भी बाहर अगर लाभ का पद है तो वो परिभाषा तय होगा, उसके अनुसार आपको हटा दिया जाएगा संसद से, ठीक है। यदि वो भारत का नागरिक नहीं है क्या, तभी वो हट जाएगा। दल बदल कानून के तहत अगर योग्य पाया गया तभी उसको हटा दिया जाएगा। दल बदल कानून का चर्चा किस अनुसूची में है? 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा 10वीं अनुसूची में दल बदल को शामिल किया गया, ठीक है। तो कोई भी जो पार्टी है, मान लिए नीतीश कुमार का पार्टी है, नीतीश कुमार के पार्टी के पास में कितना विधायक है? अभी 45 विधायक है। आप देखिए कि बवाल मचा करके मीडिया सब 15 दिन से रखा था, जब खेला हो बे, खेला होगा, खेला होगा, नहीं कह रहा था। तो उस मीडिया को ही समझना चाहिए, कम से कम पढ़ा लिखा मीडिया होता, गोदी मीडिया नहीं होता। तो खेला हो बे, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 इसीलिए आया था, खेला को रोकने के लिए, 10वीं अनुसूची। तो उसमें स्पष्ट कहा गया है कि अगर आप किसी पार्टी के सांसद या विधायक को तोड़ रहे हैं तो उसका 2/3 तोड़ के भागना पड़ेगा। कितना तोड़ना पड़ेगा? 2/3। तो नीतीश कुमार जी के पास में 45 को विधायक था, तो उसका 2/3 बताइए आप लोग कै को विधायक होगा? 30 को विधायक होगा ना जी। 30 को विधायक तोड़ना है ललटेन का पावर? संभव नहीं था। 2-4 को तो तोड़ लेगा, लेकिन 30 को तोड़ पाएगा? और अगर 5-10 को टूट करके जाएगा तो उसका विधायकीय खत्म हो जाएगा, समझे। यदि वह उस राजनीतिक दल की स्वच्छता छोड़ दे, यदि वह उस राजनीतिक दल द्वारा दिए गए निर्देश के विरुद्ध सदन में मतदान करता है या नहीं करता है, फिर भी क्या होगा? उसको हटाया जा सकता है। आज जो है राजनीतिक दल आरजेडी से हैं 2 व्यक्ति, नीलम देवी एक हैं, ठीक है, अनंत सिंह जी की पत्नी, और एक है कौन थे अभी जो राजपूत समाज से आते हैं, बहुत बड़े नेता, चेतन आनंद। ये दोनों ने जा करके आज आरजेडी के अगेंस्ट में वोट किया है। तो सुनिएगा शाम तक खबर, आरजेडी उनको पार्टी से निकाल देगा। यदि कोई निर्दलीय सदस्य निर्वाचन के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है, यदि कोई मनोनीत सदस्य शपथ ग्रहण करने के 6 माह बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है, ये सब क्या है? तो ये आप देख रहे हैं अयोग्य होगा। देखिए, इसके अनुसार संसद के किसी सदन का कोई सदस्य है जो किसी राजनीतिक दल सदस्य से निम्नलिखित स्थिति में अयोग्य होगा, तो ये सब अयोग्य होने का कारण होगा, ठीक है। या कोई अपराध के लिए 2 वर्ष से अधिक आपको सजा मिल जाए, 2 वर्ष से अधिक का सजा अगर आपको मिल जाए कोई अपराध के लिए, फिर भी आप क्या होइएगा? अयोग्य हो जाइएगा। ऐसा सजा राहुल गांधी को मिला था ना अभी, तो देखे थे, हट गया था, फिर सजा वापस हो गया, तो फिर बन गया सांसद। लालू प्रसाद को जब सजा मिला था, जिस समय कांग्रेस की सरकार थी, चारा घोटाला में सजा सुना दिया गया, ठीक है, तो एक बिल लाया कांग्रेस, बोला कि नहीं, कि 2 बरस से अधिक सजा है तो ये जेल में नहीं जाएंगे ना, उनका खत्म होगा कहानी। तो राहुल गांधी उस बिल को फाड़ दिया था। तो ये हो गया पूरा का पूरा
यदि कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों का एक साथ सदस्य नहीं होगा, न ही संसद के किसी एक सदन और किसी राज्य के विधानमंडल का एक साथ सदस्य होगा। कोई देखे जो कोई व्यक्ति लोकसभा का भी सदस्य है, राज्यसभा का सदस्य एक साथ है? कहीं पढ़े हैं? नहीं ना। कोई एक ही सदन का सदस्य होगा ना। क्या एक साथ किसी एक जगह का सदन का सदस्य हो सकते हैं? चुनाव लड़िएगा तो 2 जगह से लड़ सकते हैं, लेकिन फिर आपको क्या होगा, जीतने के बाद एक जगह का कहानी छोड़ना पड़ेगा, है ना। बोलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखते हैं अयोग्यता संबंधी। मान लिए कि कोई सांसद है, लोकसभा का सदस्य है, वो अयोग्य हो गया। राहुल गांधी की चर्चा करते हैं, कैसे कहानी होगा, उसको हटाया गया, समझिए। अनुच्छेद 103 के तहत यह प्रश्न उठता है कि संसद के किसी सदन का कोई सदस्य अनुच्छेद 102 में वर्णित किसी निहर्तता से ग्रस्त हो जाता है। 103 में कहता है, प्रश्न उठता है कि संसद का कोई सदस्य जो है, ठीक है, 102 में वर्णित, क्योंकि हटाने का किस में चर्चा है, अयोग्यता संबंधी चर्चा किस अनुच्छेद में है, 102 में। 102 में वर्णित किसी निहर्तता से ग्रस्त है तो राष्ट्रपति, यह प्रश्न राष्ट्रपति को विनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया जाएगा कि वो उसका विनिश्चय अंतिम होगा। राष्ट्रपति इस पर फैसला करेंगे, किंतु ऐसे निश्चय करने से पहले राष्ट्रपति उसके योग्यता है कि नहीं, इसके राष्ट्रपति के पास इतना टाइम नहीं ना जो उसको चेक करवाएंगे। तो राष्ट्रपति ये चेक करने के लिए इसको दे देंगे, निर्वाचन आयोग को दे देंगे। निर्वाचन आयोग से राय लेंगे राष्ट्रपति, और उसकी राय के अनुसार राष्ट्रपति क्या करेंगे, कार्रवाई करेंगे। ठीक है। तो दल बदल के आधार पर संसद सदस्यों की योग्यता का निर्णय लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति करते हैं। तो अगर आपको 102 अनुच्छेद के तहत अगर आपको गलती पाया गया, जैसे राहुल गांधी को पाया गया, तो वहाँ पर राष्ट्रपति किससे राय लिया, निर्वाचन आयोग से। ठीक है, निर्वाचन आयोग से राय लेके उस पर राष्ट्रपति ने कार्रवाई किया। समझ गए कहानी। बिहार में मान ली शिबू, अभी झारखंड का सीएम को नाम भूल जाते हैं उसका, उस पर कार्रवाई हुआ, हेमंत सोरेन। तो हेमंत सोरेन पे कार्रवाई कैसे होगा, तो वहाँ के जो राष्ट्रपति वहाँ नहीं ना है, राज्यपाल। तो राज्यपाल किससे पूछेंगे, निर्वाचन आयोग से। निर्वाचन आयोग ने लाभ का पद पर हेमंत सोरेन को पा लिया, तो हेमंत सोरेन को क्या किया जाएगा, हटा दिया जाएगा। समझ गए। लेकिन अगर आप दल बदल के आधार पर जाते हैं, तो दल बदल के आधार पर आपके कार्रवाई कौन करेगा, लोकसभा में अध्यक्ष करेगा या राज्यसभा में सभापति करेगा। समझ गए। दल बदल के आधार पर आपके कार्रवाई में राष्ट्रपति को आने की कोई ज़रूरत नहीं है। बताइए, क्लियर हुआ पूरा कहानी? अब कार्यकाल है, तो अनुच्छेद 83 के अनुसार लोकसभा का कार्यकाल प्रथम बैठक की तारीख से 5 वर्ष तक होता है। प्रथम बैठक की तारीख से कितना दिन के लिए होता है, 5 वर्ष के लिए होता है। 5 वर्ष की अवधि समाप्त होते ही लोकसभा भंग हो जाती है, परंतु इस अवधि के पूर्व भी प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा भंग किया जा सकता है कि नहीं। आपातकाल की घोषणा लागू होने पर संसद विधि द्वारा लोकसभा के कार्यकाल में वृद्धि करता है। अगर आपातकाल लग जाए, एक बार में 1 वर्ष के लिए वृद्धि होता है। आपातकाल जो लगता है 352, ठीक है, तो एक बार में कितना दिन के लिए वृद्धि होता है, 1 साल के लिए। तो आपको पता है कि दूसरी आपात उद्घोषणा के कारण 5वीं लोकसभा का कार्यकाल 2 बार 1-1 वर्ष बढ़ाया गया था, क्योंकि इंदिरा गांधी जब लगा दी थी, ठीक है, आपातकाल, तो 1-1 साल के लिए 2 बार 5वीं लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया गया था। ठीक है। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया गया था। लोकसभा का कार्यकाल जो 5 वर्ष आज आप देख रहे हैं, इसको 6 वर्ष कौन कर दी थी, इंदिरा गांधी जी कर दी थी। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा लोकसभा का कार्यकाल कितना कर दी थी, 6 वर्ष। लेकिन फिर उसको जा करके 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा 5 वर्ष कर दिया गया। किनके द्वारा, मोरारजी देसाई के द्वारा। ठीक है। सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण, अनुच्छेद 99 में संसद सदस्यों के शपथ के बारे में दिया गया है। कितना में दिया गया है, अनुच्छेद 99 में। तो इस 99 के अनुसार संसद का प्रत्येक सदस्य सदन में अपना स्थान ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति या उनके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष तृतीय अनुसूची में शपथ के बारे में चर्चा किस अनुसूची में है, तीसरा अनुसूची में। मैं ट्रिक बताता हूँ ना, स्पॉट, एस से संघ और राज्य क्षेत्र, पी से पेमेंट के बारे में, दूसरा अनुसूची में पेमेंट, पहला में संघ और राज्य क्षेत्र, तीसरा में ओ फॉर ओथ, क्या, चौथा में आर फॉर राज्यसभा के बारे में।
टी फॉर ट्राइबल क्षेत्र के बारे में तो SPORT स्पोर्ट, 5 गो तो अनुसूची आपको याद हो गया। तो तीसरा अनुसूची में ओथ है, तो बोलेगा जो संसद सदस्य ओथ लेते हैं, शपथ लेते हैं, किस अनुसूची के तहत है? क्या कहिएगा? अनुसूची 3 के तहत। शपथ ग्रहण न करने पर निर्वाचित व्यक्ति सदन में बैठक का अधिकारी नहीं होता है और न ही वह सदन का सदस्य होता है, शपथ लेना ही होता है। ठीक है। वेतन और भत्ता, तो संसद के प्रत्येक सदस्य को संसद द्वारा निर्धारित वेतन और भत्ता दिया जाता है। आपको पता है जो सांसद जो हैं उनको वर्तमान में कितना रुपया प्रति माह मिलता है? कितना रुपया प्रति माह मिलता है? तो एक सांसद को जो खर्चा मिलता है वो खर्चा लिख लीजिए। तो सोच लीजिए जो कौन वैकेंसी में नौकरी होगा तो इतना पेमेंट मिलेगा आपको। मान लिए कि आप नौकरी नहीं निकाले तो सांसद बन गए, ठीक है, सांसद बन गए तो कितना पेमेंट मिलेगा? देखिए 50,000 रुपये प्रति माह वेतन शुरू होगा। कितना शुरू होगा? 50,000 रुपया प्रति माह वेतन। उसके बाद आपको मासिक निर्वाचन क्षेत्र भत्ता मिलेगा 45,000 रुपया। कितना हुआ? 50,000 और 45,000 हुआ मासिक निर्वाचन क्षेत्र का भत्ता। और फिर आपका जो कार्यालय पे पार्टी वार्टी के लोग आते जाते रहते हैं, इस सब के खर्चा के लिए 45,000 रुपया मासिक कार्यालय भत्ता मिलेगा। कितना मिला? 45,000 रुपया मासिक कार्यालय भत्ता। तो 45,000 और 45,000 90,000 और 50,000 1,40,000 का वेतन आपका शुरू होगा। कैसा वेतन पैकेज है? ठीक है, बताइए। और उसके बाद जो अब लोकसभा के अधिवेशन में जाके बैठते हैं उसके लिए 2,000 रुपया प्रतिदिन का दैनिक भत्ता दिया जाएगा। तो 60,000 का महीना यो हुआ। तो कितना हुआ? 1,40,000 और 60,000 कितना हुआ? 2 लाख हुआ ना जी। बोलिए। है ना? तो बैठक में जाते हैं दिल्ली तो खर्चा होता है ना जाने में। तो 2,000 रुपया प्रतिदिन दिल्ली में बैठक में जाइएगा, उसका 45,000 कार्यालय भत्ता, 45,000 मासिक निर्वाचन क्षेत्र भत्ता, 50,000 रुपया मासिक वेतन एक सांसद को मिलता है, वेतन और भत्ता। अधिवेशन व गणपूर्ति, राष्ट्रपति वर्ष में कम से कम 2 बार लोकसभा का अधिवेशन बुलाता है। कम से कम कितना बार बुलाएगा? 2 बार। ठीक है। और वैसे लोकसभा में कितना होता है? 3 बार होता है। BMW याद कर लीजिए। BMW, बी से बजट सत्र, M से मानसून सत्र और W से विंटर सत्र। तो BMW, ठीक है। लेकिन कम से कम 2 बार जरूर होगा, 2 बार बुलाता है। आगामी सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख के बीच 6 माह के से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। परीक्षा में खूब पूछता है जो कितना दिन का अंतर होना चाहिए? अधिक से अधिक 6 माह, इससे ज़्यादा नहीं। अधिवेशन गठित करने के लिए गणपूर्ति सदन की कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 1/10 भाग। वर्तमान में लोकसभा में गणपूर्ति के लिए आवश्यक सदस्य संख्या कितनी है? 55 है। कितना है गणपूर्ति के लिए? 55 है। ये भी सवाल परीक्षा में खूब पूछता है जो लोकसभा में गणपूर्ति के लिए कितना होना चाहिए? तो 1/10 यानी 550, 552 है ना, लगभग 550। तो उसका 10% तो 55 हुआ ना। तो या तो 1/10 लगा दीजिए, नहीं तो 55 पूछे तो 55 लगा दीजिए। यही दोनों में से कोनो न कोनो ऑप्शन आपको देगा। बताइए, क्लियर है पूरा? कोई दिक्कत यहाँ तक? क्लियर है सब कोई को? एक बार इसको अच्छे से समझ लीजिए मेरे से, फिर एक बार जब मैं डालता हूँ यूट्यूब पर तो एक बार उसको ज़रूर पूरा का पूरा सुनिए, तब आपका इतना क्लियर हो जाएगा जो कभी दिक्कत नहीं होगा। अब आइए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में देखते हैं। द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। तो संविधान द्वारा संसद के दोनों सदनों हेतु पीठासीन अधिकारियों का प्रावधान है। लोकसभा में अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष और राज्यसभा में सभापति एवं उपसभापति क्या कहलाते हैं? पीठासीन अधिकारी कहलाते हैं। ठीक है। तो सभापति और उपसभापति के बारे में दिया गया है अनुच्छेद 89, 90, 91 और 92 में, जबकि 93, 94 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में दिया गया है। सभापति और उपसभापति के बारे में किस में दिया गया? अनुच्छेद 89, 90, 91, 92 और 93 से लेकर 97 तक दिया गया है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में। ठीक है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में किस अनुच्छेद में?
93 से लेकर 97 तक, और सभापति और उपसभापति के बारे में 89 से लेकर 92 तक। संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा अपनी प्रथम बैठक में अपने सदस्यों में से एक को अध्यक्ष और एक को उपाध्यक्ष डेप्यूटी स्पीकर चुनने का काम करती है। क्या होता है, लोकसभा का जो प्रथम बैठक होता है तो 93 के अनुसार एक व्यक्ति को क्या चुना जाता है, अध्यक्ष, और एक को उपाध्यक्ष। ठीक है, और जब भी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद अगर रिक्त हो, वैकेंट हो, तो वह पुनः किसी अन्य सदस्य को उस पद के लिए चुनता है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तभी तक अपने पद पर आरूढ़ रहते हैं जब तक कि वे लोकसभा के सदस्य रहते हैं, अन्यथा उन्हें पद खाली करना पड़ेगा। क्या इससे पूर्व भी वे स्वेच्छा से त्यागपत्र दे सकते हैं। अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देगा, उपाध्यक्ष को, और उपाध्यक्ष अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देगा, अध्यक्ष को देगा। अब मान लिए कि इसके अतिरिक्त उन्हें लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा पद से हटाया जाता है। मान लीजिए कि आज हटाया गया है, किनको हटाया गया है, कौन चौधरी हैं बिहार से, तो नहीं नहीं, अरे आज कौन था बिहार विधानसभा का जिसको हटाया गया अध्यक्ष को, विजय कुमार नहीं ना नाम था, नाम ही भूल जाते हैं, आरजेडी का नहीं था, मोछ रख ले है बड़ा बड़ा, जो भी था, ठीक है, उसका नाम देख लीजिएगा आप लोग। उनको जो हटाया गया है तो वो नहीं हट रहे थे, उनको हटाने का दे दिया गया था कि आप हट जाइए, क्योंकि अब सरकार जिसका उसका ना अध्यक्ष बनेगा, तो कहे जो हटबे नहीं करेंगे, उनको पता था जो खेला हो जाएगा तो हम रह जाएंगे। अब हुआ कि इधर नीतीश कुमार जी का आरजेडी और बीजेपी का एक साथ बैठा सब विधायक, और उधर बैठा आरजेडी का विधायक बैठा, तो विधानसभा अवध बिहारी चौधरी को, हाँ, तो अवध बिहारी चौधरी से ही समझ लीजिए, जैसा लोकसभा में होगा वैसा ही विधानसभा में होता है, सेम कहानी। ठीक है, तो अवध बिहारी चौधरी को जब हटाने के लिए उनको प्रस्ताव आ गया था, उनको पता था कि अविश्वास प्रस्ताव ला चुका है उनको हटाने के लिए, उनको तभी रहेंगे जब उनको जिसका समर्थन प्राप्त है वो 122 प्लस का डाटा दिखा देगा, तब वो रह जाएंगे। क्या तो क्या जो आज जो महेश्वरी हजारी जो थे वो उपाध्यक्ष थे, सीटिंग पे कौन बैठे थे, महेश्वरी हजारी, बीजेपी के या जेडीयू के जिसके थे, महेश्वरी हजारी, वो बैठे थे उपाध्यक्ष, सीटिंग चेयर पे बैठे थे, चेयरपर्सन बन के। जबकि क्या नाम लिए हैं उनका, कौन चौधरी, अवध बिहारी चौधरी, अवध बिहारी चौधरी बैठे थे सबके साथ कॉमन में बैठे थे, क्योंकि वो नहीं कर सकते थे अध्यक्षता। क्यों, क्योंकि उनको हटाने का प्रस्ताव पारित था, अध्यक्षता नहीं ना करेंगे। न ही वो अपना, उनके पास एगो होता है निर्णायक मत देने का अधिकार होता है, यानी टाई अगर पड़ जाए, बराबर दोनों तरफ वोटिंग हो जाए, तो निर्णायक मत भी नहीं दे सकते, क्योंकि उन्हीं को हटाने के लिए प्रस्ताव आया हुआ है, तो कैसे देंगे, नहीं ना देंगे। वो बैठे थे। तो दो तरीका होता है हटाने का, एक होता है कि ध्वनि मत से पारित कर देना। तो महेश्वरी हजारी जो थे वो बोले हैं कि हाँ, जो जो हटाना चाहते हैं इनको, ठीक है, वो हाँ कहेंगे, तो एक बार सब बीजेपी और जदयू वाला बोला हाँ 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 हटाएंगे, ठीक है। अब बोला कि जो इनको रखना चाहते हैं वो ना कहेंगे, तो कहा कि ना ना ना, आरजेडी वाला सब तो बोल दिए कि नहीं, हाँ का आवाज़ ज़्यादा आया है और ना का आवाज़ कम आया है, अब ये हट गए, ठीक है। आरजेडी विरोध कर दिया है, कहा कि नहीं, आप गलत बोल रहे हैं, मैं इसको नहीं मानता हूँ, काउंटिंग करवाइए, क्या करवाइए, काउंटिंग। तो उस समय क्या होता है, तब जो महेश्वरी हजारी थे वो बोले कि जो भी गेट दरवाज़ा है वो बंद कर दीजिए, कोई बाहर ना भागे, ठीक है, गेट दरवाज़ा को लॉक कर दिया गया। और बीजेपी के जो हैं जदयू को, उनको एक साथ खड़ा करके गिन लिया गया, और इधर आरजेडी वाला को एक साथ खड़ा लेके गिन लिया। पूरा क्लियर हो गया ना दूध पानी। तो देखा कि बीजेपी तरफ गिना गया, जदयू तरफ तो गिन के 125 को हो गया, और उधर गिना तो 114 था बेचारा, कि 2 इधर भाग गया था, नीलम देवी या साथ में वो जो थे तो इधर आ गए थे, हाँ, चेतन आनंद। तो आरजेडी के साइड जो है महागठबंधन का 112 को हुआ, तो पूरा संतुष्टि तरीके से फैसला हुआ ना जी, हटाने का। समझ गए कहानी खूब अच्छा से, ठीक है। तो हटाने का प्रस्ताव पारित था, तो 4 दिन पहले हम देखे, अवध बिहारी चौधरी को पत्रकार जाकर पूछा, जब आप हट का है नहीं रे, आपको हटाने के लिए बोल दिया, तो बोला कि ना, हम पे अविश्वास प्रस्ताव लाए हैं तो 14 दिन तक तो हम रहबे करेंगे। समझ गए, 14 दिन पहले उनको सूचना दिया जाता है, तो तब तक तो रहेंगे। पूरा कहानी आपको क्लियर हुआ, बताइए, खूब अच्छा से समझ गए। तो तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा पद से हटाया जाता है, परंतु ऐसा संकल्प तब तक नहीं आएगा जब तक उनको 14 दिन पहले
अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को इसकी सूचना न दे दिया जाए हटाने से पहले। ठीक है, जब ये उनको हटाने का संकल्प लोकसभा में विचाराधीन होगा तो वह उनकी अध्यक्षता करेंगे कि नहीं, बताइए। नहीं करेंगे, बराबर में बैठेंगे। किंतु उन्हें लोकसभा में बोलने, कार्रवाई में भाग लेने और प्रथमतः मतदान करने का अधिकार होता है, लेकिन मत बराबर होने की स्थिति में एक पार्टी के वो विधायक हैं तो मत तो कर सकते हैं, लेकिन मत बराबर होने की स्थिति में टाई जो होता था, निर्णायक मत देने का अधिकार उनका नहीं हुआ, क्योंकि उन्हीं को हटाने का है तो कैसे होगा, नहीं ना होगा। अनुच्छेद 95 के अनुसार जब अध्यक्ष का पद रिक्त हो या अध्यक्ष अनुपस्थित हो तो उपाध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता करता है। ठीक है, समझ गए। यदि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों का पद रिक्त हो तो लोकसभा में ऐसे सदस्य अध्यक्ष के रूप में काम करेंगे जिनको राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करेंगे। समझ गए। अनुच्छेद 94 कहता है कि जब कभी लोकसभा का विघटन किया जाता है तो विघटन के पश्चात होने वाले लोकसभा के प्रथम अधिवेशन के ठीक पहले तक अध्यक्ष अपने पद पे बना रहता है। अभी मान लीजिए कि लोकसभा का विघटन होने जा रहा है ना, 94 आर्टिकल को अभी समझिए, लोकसभा का विघटन कुछ दिन में ही होने जा रहा है बस। क्या, तो जब अब पहला जब 18वां लोकसभा का प्रथम बैठक होगा ना, तब तक कौन रहेंगे लोकसभा का अध्यक्ष? ओम बिरला ही रहेंगे। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को संसद के विधि द्वारा निर्धारित वेतन और भत्ते दिया जाता है। इनका वेतन भारत की संचित निधि पर दिया जाता है। कहाँ से दिया जाता है वेतन? संचित निधि से। और इन दोनों पदाधिकारियों को निःशुल्क आवास, केंद्रीय मंत्रियों को मिलने वाली अन्य सुविधाएं भी मिलती है। और आपको पता है, जब बताइए, लोकसभा अध्यक्ष रहे या रहे उपराष्ट्रपति, इनका कितना है अभी वेतन? 4 लाख रुपया प्रति माह, बताया ना। राज्यसभा के सभापति और लोकसभा अध्यक्ष का वेतन समान ही होता है, क्योंकि उपराष्ट्रपति अपना वेतन सभापति के रूप में ही प्राप्त करता है, न कि उपराष्ट्रपति के रूप में। क्लियर है ना। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा का निर्वाचित सदस्य होता है और वो लोकसभा के सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण करता है। उसे लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में अलग से कोई शपथ नहीं दिलाया जाता है, अतः लोकसभा के अध्यक्ष को कोई शपथ ग्रहण नहीं कराया जाता। मतलब आप मन में ये भ्रम मत रखिएगा कि लोकसभा का अध्यक्ष बन गए, या जो अवध बिहारी चौधरी विधानसभा का अध्यक्ष बिहार के थे तो उनको अलग से शपथ दिलाया जाएगा, नहीं। जो विधायक शपथ लेता है वो शपथ नॉर्मल वो लिए होंगे, और जो सांसद शपथ लेता है वो ओम बिरला लिए होंगे। क्लियर है, बोलिए। कोई दिक्कत? अध्यक्ष के अधिकार और कार्य क्या होता है? अध्यक्ष का काम होता है बैठकों की अध्यक्षता करना, शांति व्यवस्था बनाए रखना। क्या, और अगर शांति व्यवस्था में कोई बाधा डाल रहा है सदस्य तो उसको निलंबित भी करने का पावर रखता है, सस्पेंड करने का भी पावर रखता है। वो सदन के नेता के परामर्श से सदन की कार्यवाही का क्रम निश्चित करता है। दल बदल के आधार पर अयोग्य होइएगा तो उस प्रश्न का निर्णय कौन करेगा? अध्यक्ष ही करेगा, लोकसभा का अध्यक्ष या विधानसभा का अध्यक्ष। इसलिए लालू बड़ी दिमाग से बना के रखा था अपना पार्टी को कि खेला करेंगे, लेकिन हुआ नहीं। वह भारतीय संसदीय समूह के पदेन सभापति के रूप में काम करता है। राष्ट्रपति के उद्घाटन भाषण के संबंध में किए जाने वाले वाद विवाद आदि का समय निश्चित करता है वही। सदन में अव्यवस्था फैलाने पर सदन की कार्यवाही स्थगित कर देता है, करता है ना। लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। लेकिन उसका अध्यक्षता कौन करता है, बताइए? लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है अध्यक्षता। कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, इसमें अंतिम निर्णय किसका होता है? लोकसभा के अध्यक्ष का ही होता है। अनुच्छेद 100 का क्लॉज 1, अनुच्छेद 100 का क्लॉज 1 के अनुसार वह प्रथमतः मतदान में भाग तो नहीं लेता है, किंतु किसी प्रश्न पर अगर सदन में पक्ष विपक्ष में टाई आ जाए तो निर्णायक मत, कास्टिंग वोट देने का काम कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है, निर्णायक मत देने का काम करता है। ठीक है। वह विभिन्न विधेयकों, प्रस्तावों आदि पर मतदान करा करके परिणाम घोषित करता है। प्रश्नों को स्वीकार करना अथवा स्वीकार करने का कोई कार्य वही करता है, और काम रोको प्रस्ताव भी उसकी अनुमति से ही पेश होता है। ठीक है। लोकसभा में जो हो गया, सभी संसदीय समितियों के सभापति की नियुक्ति करता है वो, और उसके कार्यों का पर्यवेक्षण करता है। वह स्वयं भी कार्य मंत्रणा समिति, नियम समिति, सामान्य प्रयोजन समिति, इस सब का अध्यक्ष होता है। ठीक है।
अध्यक्ष नहीं रहेंगे तो उनका सारा काम कौन करेगा? उपाध्यक्ष करेगा। उपाध्यक्ष अध्यक्ष के अधीन नहीं होता, वह प्रत्यक्ष रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। किसके प्रति उत्तरदायी होता है उपाध्यक्ष? संसद के प्रति। अब कुछ जान लीजिए रोचक बातें। अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का पद कब आया था? ये जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हम लोग पढ़ रहे हैं, इसका पद कब आया था? भारत सरकार अधिनियम 1919 में आया था। 1919 के तहत सबसे पहले 1921 में आया था। बोलिए, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद कब आया था? भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत 1921 में आया था। इसके पूर्व गवर्नर जनरल ही केंद्रीय विधान परिषद का पीठासीन अधिकारी होता था। कौन होता था? गवर्नर जनरल। 1921 में जब ये पद आ गया तो गवर्नर जनरल द्वारा पहली बार अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में अध्यक्ष कौन बने थे 1921 में? फ्रेडरिक व्हाइट बने थे। कौन बने थे? फ्रेडरिक व्हाइट। और उपाध्यक्ष बने थे सच्चिदानंद सिन्हा। तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष का पद कब आया था जी? 1919 के तहत 1921 में। तो गवर्नर जनरल पहले पीठासीन अधिकारी होते थे केंद्रीय विधान परिषद के। 21 में जब पद आ गया तो गवर्नर जनरल ने पहली बार अध्यक्ष किनको बनाया? फ्रेडरिक व्हाइट को। और सच्चिदानंद सिन्हा को क्या बनाया? उपाध्यक्ष। अच्छा, प्रथम भारतीय जो थे, प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष चुना गया जो प्रथम भारतीय थे वो थे 1925 में विट्ठल भाई पटेल। केंद्रीय विधान परिषद में प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष चुना गया जो पहला भारतीय व्यक्ति था, उनका नाम क्या था 1925 में? विट्ठल भाई पटेल। मीरा कुमार भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष थी क्या? अब फिर आपको 16वीं लोकसभा अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा महाजन बनी थी जो भारत की दूसरी महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। और वर्तमान में कौन है? ओम बिरला हैं। सबसे पहले पद से हटाने के लिए, ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव आया था किन पे? जीवी मावलंकर पे। लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। इन्हीं को हटाने के लिए प्रस्ताव आया था लेकिन पारित नहीं हो सका था। नीलम संजीव रेड्डी ऐसे लोकसभा के अध्यक्ष थे। कौन? नीलम संजीव रेड्डी ऐसे लोकसभा के अध्यक्ष थे जो बाद में भारत के राष्ट्रपति बन गए थे। ठीक है। एम ए एस आयंगर और हुकुम सिंह ऐसे लोकसभा के अध्यक्ष थे जो लोकसभा के उपाध्यक्ष भी रह चुके थे। मीरा कुमार पद क्रम के अनुसार 20वीं और व्यक्ति क्रम के अनुसार 15वीं लोकसभा अध्यक्ष थी, क्योंकि MAS आयंगर, नीलम संजीव रेड्डी, गुरुदयाल सिंह ढिल्लो, बलराम जाखर और GMC बालियोगी दो दो बार लोकसभा के अध्यक्ष रहे थे। कितना कितना टाइम रहे थे? दो दो बार रहे थे। ठीक है, थोड़ा सा और बचा हुआ है तो इसको ख़त्म कर ही देते हैं क्या? अब देख लेते हैं कि लोकसभा की शक्तियां और कार्य क्या होता है। तो देखते हैं कि लोकसभा संसद का निम्न सदन है, लोकप्रिय सदन है, प्रथम सदन है ना। तो इसकी विधायी शक्तियां क्या है? प्रत्येक विधेयक को विधि बनाने के पूर्व लोकसभा स्वीकृति आवश्यक है। राज्यसभा में यदि कोई विधेयक प्रस्तुत किया जाता है तो उस विधेयक को भी लोकसभा द्वारा पारित किया जाना क्या है? आवश्यक है। यदि किसी साधारण विधेयक के संबंध में संसद के दोनों सदनों में मतभेद हो जाए, किस विधेयक के संबंध में? यदि किसी साधारण विधेयक के संबंध में संसद के दोनों सदनों में मतभेद हो जाए तो अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति क्या करते हैं? संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं और इस बैठक में साधारण बहुमत द्वारा विधेयक को पारित किया जाता है। कैसे पारित किया जाता है? साधारण बहुमत के द्वारा। राज्यसभा की तुलना में लोकसभा की लगभग दुगुनी संख्या के कारण अंतिम निर्णय किसका होता है? लोकसभा का ही होता है। इस प्रकार कानून निर्माण के क्षेत्र में लोकसभा अधिक शक्तिशाली है। समझ गए? कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति। भारतीय संविधान के द्वारा संसदीय शासन व्यवस्था की स्थापना की गई। ठीक है, आपको पता है जो व्यवहारतः संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका का मतलब क्या होता है? मंत्रिपरिषद को व्यवस्थापिका में क्या होता है? लोकसभा राज्यसभा। तो मेनली लोकसभा के नियंत्रण में कार्य करना पड़ता है। भारत में लोकसभा का कार्यपालिका अर्थात मंत्रिपरिषद पर पूर्ण नियंत्रण होता है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद, अभी पूछा था बिहार के सीजल में, केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा के प्रति। किस अनुच्छेद में दिया है? 75 के 3 में। इसलिए मंत्रिपरिषद केवल उसी सदन तक अपने पद पर बना रहता है जब तक कि उसे किसका विश्वास प्राप्त हो? लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो। यदि लोकसभा मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित कर देती है तो मंत्रिपरिषद को तुरंत क्या होगा जी? त्यागपत्र देना पड़ेगा।
है ना। यदि लोकसभा सरकार द्वारा पेश किए गए बजट को नामंजूर कर दे या राष्ट्रपति के अभिभाषण के लिए उसको धन्यवाद प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दे तो भी मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा। मान लिए कि लोकसभा में मोदी जी बजट पेश किए, सामने वाला कहा जिस बजट को मानते ही नहीं, यानी आपको हम समर्थन नहीं करते हैं, यानी आपके पास 272 प्लस का डाटा नहीं है, क्या 272 प्लस का सांसद नहीं है, या राष्ट्रपति धन्यवाद प्रस्ताव भी स्वीकार नहीं करते, यानी आपका सरकार गिरा देंगे, तो मतलब क्या है कि आपको त्यागपत्र देना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त लोकसभा अनेक प्रकार से कार्यपालिका पर नियंत्रण रखता है। लोकसभा के सदस्य मंत्रियों से सरकारी नीति के संबंध में व सरकार के कार्यों के संबंध में प्रश्न व पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं, काम रोको प्रस्ताव, निंदा का प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं, है ना। तो ये सब है विधायी शक्तियों को हम लोगों ने समझा। अब देखते हैं थोड़ा सा वित्तीय शक्ति, थोड़ा सा वित्तीय शक्ति। भारतीय संविधान द्वारा लोकसभा को वित्तीय शक्तियों की दृष्टि से प्रमुखता दिया गया है। अनुच्छेद 109 के अनुसार धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तावित किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। धन विधेयक कहाँ प्रस्तावित किया जाएगा? केवल और केवल लोकसभा में, राज्यसभा में नहीं, क्योंकि धन का मालिक कौन है? जिसको हमने चुन के डायरेक्ट भेजा है, हम उसको नहीं मानते जो राज्य से गया है। हमको क्या पता जो कौन गया है, पैसा दे के गया है कि कैसे गया है? लेकिन हमने जिसको चुन के भेजा वही मेरे धन का मालिक होगा, तो लोकसभा में ही प्रस्तावित होगा। ठीक है। मान लिए लोकसभा में पारित होने के बाद धन विधेयक राज्यसभा में भेजा जाता है, तो राज्यसभा के लिए आवश्यक है कि उसे धन विधेयक की प्राप्ति की तिथि से 14 दिन के अंदर विधेयक को लोकसभा को लौटा दे। ठीक है। राज्यसभा विधेयक में संशोधन के लिए सुझाव दे सकती है, किंतु उसे स्वीकार करना या न करना लोकसभा की इच्छा पर डिपेंड करता है। मतलब पूरी तरह से धन विधेयक का मालिक कौन होता है? लोकसभा। उसको राज्यसभा के पास जाएगा, 14 दिन के भीतर उसको रिटर्न कर देना है। ठीक है। नहीं मानेगा फिर भेजेगा, वो पास हो जाएगा, उसका कुछ नहीं चलेगा। समझ गए? इसी प्रकार से अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन होता है, पता है आपको? संविधान संशोधन संसद के किसी भी सदन में शुरू हो सकता है। लोकसभा राज्यसभा में कहीं भी संविधान संशोधन अधिनियम किस अनुच्छेद में है? 368 में शुरू हो सकता है। ठीक है। इस विधेयक को प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित कराना आवश्यक है। संविधान संशोधन के संबंध में यदि संसद के दोनों सदनों में असहमति है तो विधेयक अस्वीकार हो जाएगा, क्योंकि संविधान संशोधन विधेयक पर विचार करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत करने का कोई व्यवस्था नहीं है। साधारण विधेयक है, इसी पे हो सकता है संयुक्त बैठक। संविधान संशोधन विधेयक पे संयुक्त बैठक होगा जी? नहीं होगा। ठीक है। निर्वाचक मंडल के रूप में लोकसभा निर्वाचक मंडल के रूप में कार्य करती है। अनुच्छेद 54 के अनुसार लोकसभा के सदस्य राज्यसभा तथा राज्य विधानसभाओं के सदस्यों के साथ मिलकर के राष्ट्रपति को निर्वाचित करते हैं, है कि नहीं? तो निर्वाचक मंडल के रूप में काम किया कि नहीं? अनुच्छेद 66 के अनुसार लोकसभा राज्यसभा के सभी सदस्य मिलकर के उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। लोकसभा अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को भी निर्वाचित करती है अनुच्छेद 93 के अनुसार। पूरा क्लियर हुआ? राष्ट्रपति का जो होता है वो किस अनुच्छेद के तहत? 54 के तहत, जो लोकसभा के लोग भाग लेते हैं। उपराष्ट्रपति में कितना के तहत भाग लेते हैं? 66 के तहत। और लोकसभा के अध्यक्ष के और उपाध्यक्ष के लिए भाग लेते हैं निर्वाचित करने में कितना के? 93 के तहत। क्या बताइए? लोकसभा के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित होकर आते हैं, अतः उनके द्वारा जनता की शिकायतें, जनता के विचार और भावनाएं सरकार को पहुंचाया जाता है। क्या संसद के दोनों सदनों में से कोई भी राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लगा सकता है? बोले थे ना, कोई भी लगा सकता है। जो सदन लगाएगा लोकसभा या राज्यसभा, कितना से पहले वहाँ पर हस्ताक्षर करवाएगा? 1/4 का। क्या? और फिर 2/3 से पास करके अगले सदन में भेजेगा, वहाँ भी 2/3 से पास होगा और वो हट जाएंगे। लोकसभा राज्यसभा के साथ मिलकर के उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कदाचार या असमर्थता के आधार पर पद से हटाने का प्रस्ताव पारित करता है। क्या उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए कहाँ पारित होगा? उपराष्ट्रपति को हटाना है राज्यसभा में, लेकिन लोकसभा का अनुमोदन आवश्यक है। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रस्ताव पहले राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है, लोकसभा में नहीं, ध्यान देना है। राष्ट्रपति द्वारा संकट काल की घोषणा को 1 महीने के अंदर संसद के स्वीकार कराना आवश्यक है। क्या
अगर 1 महीना के अंदर संसद ने स्वीकार नहीं किया तो क्या हो जाएगा, वो खुद ही खत्म हो जाएगा। यदि राष्ट्रपति क्षमा दान देना चाहे तो उसकी स्वीकृति संसद से लेनी आवश्यक है। किसी को क्षमा देना है, मृत्यु दंड, कोई भी चीज में क्षमा देना है तो बिना स्वीकृति के थोड़ी होगा। कुछ और जान लीजिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट। प्रोटेम स्पीकर क्या होता है, तो प्रत्येक जब आम चुनाव होता है, मान लीजिए अब चुनाव होने जा रहा है ना अगला, तो आम चुनाव के बाद राष्ट्रपति को काम है कि सभी को शपथ दिलवाना, सभी सांसद को। लेकिन द्रौपदी मुर्मू जाएगी ये 552 50 को शपथ दिलवाने, उनका हालत खराब हो जाएगा, बोलते बोलते हो सकता है कहीं बेहोश हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। तो प्रत्येक आम चुनाव के बाद राष्ट्रपति निर्वाचित सदस्यों में से जो चुन के आएंगे उसमें सबसे ज़्यादा जो एज का आदमी होगा, वरिष्ठ मेंबर होगा, ज़्यादा बार चुन के आया होगा, उसको तत्कालीन अध्यक्ष बना देता है और वही नवनिर्वाचित सदस्यों को क्या करता है, शपथ दिलाने का काम करता है। तो समझ गए प्रोटेम स्पीकर का मतलब क्या हुआ। तो प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करते हैं बताइए, राष्ट्रपति। प्रोटेम स्पीकर कौन होगा, तो जो चुन करके आया है नया सांसद, नई नवेली सांसद लोग आए हैं, उसमें जो सबसे वरिष्ठ मेंबर होंगे उनको बनाया जाएगा। उनका कितना दिन रहेंगे, वो खाली सबको शपथ दिलवाएंगे, फिर उसका पोस्ट खत्म हो जाएगा और फिर लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव हो जाएगा, फ्रेश अध्यक्ष का। अनुच्छेद कितना के तहत, 93 के तहत, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का। ठीक है। लोकसभा में राज्यों द्वारा निर्वाचित होने वाले कुल सदस्यों की संख्या कितनी है बताइए तो आप लोग, 543 है ना, जिसमें 84 स्थान है एससी के लिए। एससी मतलब रामविलास पासवान, एससी। और एसटी के लिए 47 स्थान आरक्षित है। पता है लोकसभा में सबसे ज़्यादा सीट किस राज्य को प्राप्त है, उत्तर प्रदेश को, 80 सीट है। सेकंड सबसे ज़्यादा सीट किसको प्राप्त है, महाराष्ट्र को, महाराष्ट्र को 48, 48 सीट है, 48। तीसरा सीट किसको सबसे ज़्यादा प्राप्त है, पश्चिम बंगाल को, 42 सीट। और चौथा सबसे बड़ा अपने बिहार को, 40 सीट। और पांचवा तमिलनाडु को 39 सीट। ये 5 को तो कैसा हूँ याद रखिए। सबसे ज़्यादा यूपी 80, ठीक है, महाराष्ट्र कितना 48, पश्चिम बंगाल 42, बिहार में 40, जबकि तमिलनाडु में 39। संघ शासित राज्यों में सबसे ज़्यादा सीट किसके पास है, दिल्ली के पास है 7 सीट, है ना। अभी नया जो राज्य सब बना है उसमें तेलंगाना को मिला है 17 सीट। तेलंगाना को कितना मिला है, 17 सीट। झारखंड को मिला है 14 सीट। झारखंड को कितना सीट मिला है, 14 सीट। छत्तीसगढ़ को मिला है 11 सीट। छत्तीसगढ़ को कितना मिला है, 11 सीट। और उत्तराखंड को मिला है 5 सीट। उत्तराखंड को मिला है 5 सीट। सबसे ज़्यादा आपको पूछे अनुसूचित जाति के लिए यानी एससी के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए सबसे ज़्यादा सीट कहाँ है आरक्षित, तो उत्तर प्रदेश में। जबकि उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति के लिए एक भी सीट आरक्षित नहीं है। ठीक है। 12 ऐसे राज्य हैं जहां अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में कोई सीट है ही नहीं। उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, हरियाणा में, पंजाब में, तमिलनाडु में, केरल में, गोवा में, बिहार में, सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड में। बिहार में जो है एसटी के लिए नहीं है सीट, एससी के लिए है। मांझी के लिए विधायक का सीट है लेकिन सांसद का सीट आरक्षित नहीं है। ठीक है। लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए सर्वाधिक सीट किसको है भाई, जब मान लिया अनुसूचित जाति के लिए यूपी को है तो सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति कहाँ रहता है, मध्य प्रदेश में रहता है ना। तो 6 गो सीट है मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति के लिए। 4 ऐसे भी राज्य हैं जहां अनुसूचित जाति जनजाति दोनों में से किसी के लिए सीट नहीं है। गोवा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। गोवा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, ये 4 जो राज्य हैं, गोवा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, किसी के लिए आरक्षित नहीं है। क्षेत्रफल के आधार पे 5 गो निर्वाचन क्षेत्र, सबसे बड़ा कौन है निर्वाचन क्षेत्र क्षेत्रफल के आधार पे, लद्दाख है। कौन है, लद्दाख। क्योंकि 1,73,266 वर्ग किलोमीटर में फैला है लद्दाख। तो क्षेत्रफल के आधार पे सबसे बड़ा लोकसभा का सीट कौन है, लद्दाख। उसके बाद है बाड़मेर है, ठीक है, बाड़मेर 5,50,000। फिर कच्छ जहाँ मैं रह रहा हूँ 4,14,000 कुछ है। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश पूर्व, अरुणाचल प्रदेश पश्चिम, चौथा 5वां स्थान पे है।
2008 में जो परिसीमन हुआ उसके पश्चात उत्तर प्रदेश में जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा लोकसभा संसदीय क्षेत्र उन्नाव है। कौन है? उन्नाव, जहाँ पे 19 लाख निर्वाचक हैं। वर्तमान में लोकसभा निर्वाचन हेतु एक सदस्य कितना रुपया अधिकतम खर्च कर सकता है? 70 लाख रुपया। अब विधानसभा हेतु 28 लाख रुपया। ठीक है, तो ये आपको पूरा का पूरा लोकसभा मैंने कंप्लीट करा दिया।